नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ट्रंप को लेकर के ईरान की चिंता और अमेरिका में टिकटॉक पर बढ़ते शिकंजे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। गाजा में संघर्ष विराम की बातचीत निर्णायक दौर में, किसी भी वक्त हो सकती है घोषणा। इजराइल में समझौते का विरोध, धुर दक्षिणपंथी मंत्री ने दी इस्तीफे की धमकी। यूक्रेनी हमलों पर रूस का पलटवार, कई ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना। अंधेरे में डूबे यूक्रेन के कई शहर। दोनों देशों के बीच 25 युद्ध बंदियों की हुई अदला बदली। दक्षिण कोरिया में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल की हुई गिरफ्तारी। कंटीली तारें काटकर घुसे जांच अधिकारी। योल ने कहा देश में कानून का राज हो चुका है खत्म। मोजाम्बिक में फ्रीलिमो पार्टी के डैनियल चैपो ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। देश में विवादित चुनावी जीत के खिलाफ महीनों से हो रहा है विरोध प्रदर्शन। विपक्ष ने लगाया था चुनाव में धांधली का आरोप। दक्षिण अफ्रीका में अवैध सोने की खदान से निकाले गए 78 खनिकों के शव। सैकड़ों खनिकों के अभी भी फंसे होने की आशंका। कई महीनों से 2.5 किलोमीटर गहराई में फंसे थे खनिक। और इस वक्त एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है गाजा संघर्ष विराम समझौते को लेकर के। ये बताया जा रहा है कि किसी भी पल इस समझौते की घोषणा हो सकती है। कतर के पीएम की हमास के वार्ताकारों के साथ बैठक हुई है। आने वाले घंटों में समझौता होना चाहिए, ये कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का। और सरकार गुरुवार तक समझौते पर कर सकती है वोटिंग, इजरायली विदेश मंत्री की ओर से ये कहा गया है। वहीं हमास ने समझौते को स्वीकार किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। एक टीवी चैनल अल जजीरा की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हमास ने जो समझौता है संघर्ष विराम का, उसको स्वीकार कर लिया है। और कतर के पीएम जल्द ही एक प्रेस वार्ता कर सकते हैं और इस समझौते की घोषणा कर सकते हैं। और आइए अब अपनी मुख्य खबर की ओर चलते हैं। जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे और उनके कार्यकाल को लेकर कई देशों में चिंता बढ़ रही है। इनमें से एक देश ईरान भी है। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप का रुख काफी कड़ा रहा है। इस सबके बीच ईरान के राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार में कहा है कि प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए हमले में ईरान का किसी तरह का हाथ नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने में महज चंद दिन रह गए हैं और ईरान की सांसें अटकी हुई हैं कि कहीं उनके पिछले कार्यकाल की तरह ही इस बार भी उसे ट्रंप की नाराजगियों का बोझ न उठाना पड़े। सीरिया में बशर अल असद शासन के अंत और हिजबुल्लाह और हमास के बड़े नुकसान के बाद ईरान की क्षेत्र में पकड़ कमजोर हुई है। ट्रंप की सीरिया के मामलों में दिलचस्पी न दिखाने के बाद मध्य पूर्व के विशेषज्ञों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो सीरिया से आगे कितनी दूर तक बढ़ सकते हैं। क्या इसमें ईरान भी शामिल होगा? पिछले साल एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान को बहुत सफल होता देखना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब उसके पास परमाणु हथियार न हो। इसके लिए 3 संभावनाएं उभरती हैं। पहले ये कि ईरान का परमाणु, प्रॉक्सी, बैलिस्टिक मिसाइल समेत तमाम मुद्दों पर पश्चिमी देशों के साथ व्यापक समझौता हो। दूसरा ये कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई सहमति बने, या फिर उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को सैन्य हमले में नष्ट कर दिए जाएं। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर दोहराया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है और परमाणु हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं है।
उनके पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के बदले ईरान से प्रतिबंध हटाने वाले 2015 के समझौते से पीछे हट गया था। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ये भी धमकी दे चुके हैं कि उसका सहयोगी इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है। पेजेश्कियान ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए हमले में ईरान के किसी तरह के हाथ होने को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, ईरान ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश नहीं रची। बता दें कि नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया था कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। ट्रंप ने भी कहा था कि इस साजिश के पीछे ईरान हो सकता है। पश्चिम एशिया के बदलते घटनाक्रम के बीच ईरान ने महीनों लंबे सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। ये अभ्यास परमाणु स्थलों के निकट किए जा रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो सवाल ये है कि ईरान के राष्ट्रपति की ओर से एक साक्षात्कार में कहा गया है कि ट्रंप की हत्या की कोशिश ईरान के द्वारा नहीं की गई। ये सफाई देने की क्या कुछ ज़रूरत है? हालांकि अमेरिका की ओर से भी इस तरह के आरोप वहाँ पर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी ओर से लगाए गए थे, लेकिन ईरान की चिंता क्यों बढ़ रही है ट्रंप के आने से? चंद्रशेखर जी, जैसे कि हमें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दृष्टिकोण है रीजन के ऊपर वो बहुत साफ है। वो क्लियर कट सपोर्टर हैं इसराइल के। उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, वो होल हार्टेड सपोर्ट देना चाहते हैं इसराइल को, अनक्वालिफाइड सपोर्ट। अगर अमेरिका की अनक्वालिफाइड सपोर्ट इसराइल को मिल रही है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल का दुश्मन इस वक्त ईरान है सबसे बड़ा। तो ईरान में तो नेचुरली ही बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि ट्रंप के आने के बाद क्या उसकी आड़ में इसराइल फिर उनसे कोई और हमला कर दे ईरान के ऊपर अनरिस्ट्रेंड। तो एक तरह से एक वॉर क्लाउड ज़्यादा सामने घने आते हैं, हो जाते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे 20 जनवरी से। तो एक तरह से ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, और उसी वजह से बाकी का घटनाक्रम भी हुआ है। जिस तरह से बयान दिए गए हैं उनके जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, और जो सैन्य कार्रवाई जो हो रही है न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ, परमाणु प्लांट्स के ऊपर, तो एक तरह से हर पहलू पे डिफेंस के अगर नज़रिए से देखें उसके लिए भी ईरान तैयार हो रहा है। लेकिन उसके थर्ड एलिमेंट चंद्रशेखर जो आपने कहा वो इम्पोर्टेंट है कि एक की पर्सनल एक तरह से दुश्मनी तो नहीं बन रही, उसको खारिज करना चाहता है ईरान। इसीलिए वो बयान दिया गया कि ईरान का कोई हाथ नहीं था जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि अगर वो इस तरह की सोच है तो फिर वो राजनीति से छोड़ के एक पर्सनल लेवल पे चली जाती है, जो ईरान नहीं चाहेगा कि वो हो। अतुल जी, इस सब के बीच हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था उस कार्यकाल के दौरान ईरान को लेकर के किस तरह का रवैया देखा गया था? चंद्रशेखर जी, वो भी उस कार्यकाल में भी एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया था डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में भी। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने कहा गया था कि जो JCPOA, जो न्यूक्लियर डील जो हुई थी, जो ओबामा के टाइम पे हुई थी, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे ईरान के साथ, और भी बड़े देश ग्रेट पावर्स उसके साथ जुड़ चुकी थी, तो उस समझौते को डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही खारिज कर दिया था। तो एक तरह से जो एक स्टेबिलिटी थी रिलेशनशिप की वेस्ट और ईरान के बीच में, वो एक तरह से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो उसके बाद चंद्रशेखर जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, वो था ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अल कुद्स कोर्स के जो कमांडर सुलेमानी थे। सुलेमानी की हत्या की गई थी अमेरिका ने। मुझे याद आ रहा है कि जनवरी 6, 2020 की अगर बात है, तो एक तरह से बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक तरह से वॉर हीरो रहे थे सुलेमानी ईरानियन पॉपुलेशन के लिए। तो एक तरह से उनके दोनों देशों में दरार सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सिर्फ उसमें जो परमाणु जो समझौता था सिर्फ उसकी बात नहीं थी, लेकिन एक तरह से एक इमोशनल एलिमेंट आ गया था उसके अंदर। एक तरह से जो डिवाइड है अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत बढ़ गई थी 2020 से।
तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप अब जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं, तो एक तरह से वो भी उसको उस सोच को, उस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने कहा था कि वो एक तरह से ईरान के साथ दोबारा से रिलेशनशिप रीवर्क करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि पास से जुड़े, एक नए सिरे से एक तरह से ईरान को एंगेजमेंट के लिए भी तैयार है, लेकिन शर्तें बड़ी क्लियर उन्होंने रखी हैं। परमाणु एक तरह से कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब किसी भी सूरत में ना आए, उसका निष्कर्ष जो थॉट है उसके पीछे वो है। अतुल जी, इस सबके बीच आपके सामने ये भी सवाल रखना चाहेंगे कि ईरान की स्थिति अगर हम देखें तो वाकई हाल के दिनों में जिस तरह से हिजबुल्लाह का हाल हुआ है, हमास का हाल हुआ है, या उसके अलावा हूती का हाल हुआ है, और सीरिया में जो कुछ हुआ है, ईरान की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। लेकिन इस सब के बीच, क्योंकि अभी जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि सीज़ फायर, गाज़ा में सीज़ फायर को लेकर के बातचीत अंतिम चरण में है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप नज़र बनाए हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, उसमें भी ट्रम्प इफेक्ट मुझे सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से एक फाइनल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, सीज फायर की तरफ जा रहा है, रेजोल्यूशन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक सीज फायर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक तरह से हमास के लिए अल्टीमेटम आ गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हो सकता है कि बहुत कड़ी कार्रवाई अब इसराइल हमास के ऊपर और भी करे, जो अब अनब्राइडल्ड एक तरह से यूज़ ऑफ फोर्स कर सकती है इसराइल हमास के अगेंस्ट। और जो नए डिफेंस सेक्रेटरी आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने यूएस सेनेट में कल बहुत कड़ा रवैया अपनाया हमास के प्रति, मतलब इरेडिकेट हमास तक की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। तो एक तरह से दबाव हमास के ऊपर इस वक्त बहुत है कि एक तरह से ये सीज फायर डील हो जाए। मेरे को लगता है ट्रम्प फैक्टर इसके पीछे है कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू भी मिलने की उम्मीद है, वो उसी कारण हो रहा है। दूसरी बात यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते अपने लिए एक तरह से एक बैज ऑफ ऑनर चाह रही है कि भाई जाते जाते हमने इसको सीज फायर तो हमने करा ही दिया, तो वो भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो लेकिन वो मुझे लगता है माइनर फैक्टर है। मेन फैक्टर मुझे लगता है कि ट्रम्प फैक्टर है जिसके कारण ये हो रहा है। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका में टिकटॉक की परेशानी काफी बढ़ गई है। दरअसल टिकटॉक पर चीन की सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जल्द ही ये तय कर देगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या नहीं। इन सब परेशानियों के बीच टिकटॉक अमेरिका में अपने लिए कारोबार का विकल्प तलाशने में लगा हुआ है। क्या टिकटॉक पर अमेरिका में प्रतिबंध लगेगा या फिर सोशल मीडिया के क्षेत्र में बादशाहत रखने वाले एलन मस्क के हाथों ये ऐप बिक जाएगा? दोनों सवालों का जवाब 19 जनवरी तक मिल जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे टिकटॉक की स्वामित्व रखने वाली कंपनी बाइडांस दो विकल्पों पर काम कर रही है। पहला, बाइडांस कंपनी अमेरिकी ऑपरेशन का जिम्मा वहीं के किसी व्यवसायिक घरानों को सौंप दे या फिर कंपनी वहां से अपना कारोबार समेट ले। 2020 में ट्रंप प्रशासन ने भी यही पेशकश टिकटॉक के सामने रखी थी, जो कुछ दिन बाद कानून रूप ले लिया था। बाइडांस ने फैसले को अदालत में चुनौती भी दी थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता देने के संकेत दिए हैं।
दरअसल अमेरिका बाइडांस कंपनी पर चीनी सरकार से जुड़े होने के साथ साथ डेटा के लीक होने का आरोप लगाता रहा है। अगर कंपनी के बिकने की नौबत आती है तो उसके संचालन की अवधि 100 दिन बढ़ाई जा सकती है। टिकटॉक पर बैन के बीच यह भी चर्चा गर्म है कि एलन मस्क इसके अमेरिकी ऑपरेशन को खरीद सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार के अधिकारियों ने कुछ वैकल्पिक उपायों पर विचार भी करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ टिकटॉक यूएस के लिए एक और रास्ता यह भी हो सकता है कि वे अपने यूजर्स को दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर दे, लेकिन इसके प्रभाव पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि अनिश्चितताओं की वजह से बाइडांस की दूसरी कंपनी लेमनेड पर अमेरिकी यूजर्स की बाढ़ आ गई है। एप्पल के अमेरिकी ऐप स्टोर में यह दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन गई है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी यह तय करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं। भले ही चीनी जासूसी के डर से टिकटॉक को अलविदा कहा जा रहा हो, लेकिन यूजर्स इसके बदले कई ऐसी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जो चीन में काफी लोकप्रिय हैं। यानी सुरक्षा चिंता अमेरिका का पीछा छोड़ती नहीं दिखाई दे रही है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये अमेरिका में टिकटॉक के लिए परेशानी क्यों खड़ी हुई है? टिकटॉक को इतना असुरक्षित क्यों माना जा रहा है? न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के कई देशों में हमने देखा कि टिकटॉक के खिलाफ एक तरह की मुहिम चल रही है। चंद्रशेखर जी, इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम ऐसा है कि उसने टिकटॉक को बहुत पॉपुलर किया है। अमेरिका में ही 170 मिलियन मतलब 17 करोड़ जो लोग हैं वो उसके सब्सक्राइबर हैं इस ऐप के, और इनमें से जो मेजॉरिटी है वो जिसको हम जेन जी कहते हैं, जो 20s में जो लोग हैं, वो यंग लोग हैं, तो वो इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो प्रॉब्लम पॉपुलैरिटी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि वो डेटा की है कि इतना सारा डेटा कहाँ जा रहा है। ये आरोप ये है कि हालांकि बाइटडांस जो उसकी पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, वो एक प्राइवेट कंपनी कहा जा रहा है, लेकिन आशंका ये है कि ये डेटा जो है चाइनीज़ इंटेलिजेंस के साथ शेयर किया जा रहा है। और अगर ये डेटा एक तरह से ये डेटा को अगर मैनिपुलेट करें तो चाइनीज़ एक तरह से अमेरिका के अंदर ओपिनियन बना सकते हैं। एक तरह से सिक्योरिटी रिस्क उससे पैदा होता है। पॉपुलैरिटी और सिक्योरिटी रिस्क का ये तालमेल है जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आ रहा है, और जिसके अंदर बहुत बड़ी एक डिबेट चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि ये इसमें सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन जो लोग जो यूज़र्स हैं वो कहते हैं कि अभी हम तो इसको यूज़ करेंगे, अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो किसी और ऑल्टरनेटिव साइट पर चले जाएंगे। एक टर्म चंद्रशेखर जी दिलचस्प टर्म आ रही है, टिकटॉक रिफ्यूजीज़, कि भी ये टिकटॉक से हट के जो दूसरी एक चाइनीज़ ऐप है जो आपकी रिपोर्ट में कहा गया था, इसको कहते हैं लिटिल रेड बुक, लिटिल रेड नोट या लिटिल रेड बुक जी, अंग्रेजी का में अनुवाद है। तो वहाँ वो भी एक चाइनीज़ ऐप है, शंघाई में उसका हेडक्वार्टर्स है। ये टिकटॉक रिफ्यूजीज़ वहाँ बहुत माइग्रेट करना शुरू कर दिए हैं। तो एक तरह से एक डिवाइड बड़ी क्लियर है। नेशनल सिक्योरिटी का एंगल लेके जो एक स्टेट का कर्तव्य है वो निभा रही है, लेकिन यूज़र्स मुझे नहीं लगता कि ये बात मान रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि टिकटॉक को बैन किया जा सकता है, तो क्या कुछ जो विकल्प तलाश रहा है टिकटॉक, वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एलोन मस्क इसको खरीद लेंगे या ये एक अमेरिकी कंपनी बन जाएगी, क्या कुछ विकल्प इसके सामने हो सकते हैं? और किस तरह से जो सुरक्षा की चिंता है उसको लेकर के ये विश्वास दिला पाएगा अमेरिकी जनता को? देखिए, विकल्प एक तो है कि इसका कोई ये जो अमेरिकन एसेट्स हैं ये एक अमेरिकन कंपनी खरीद ले, एलोन मस्क का नाम इस पे आ रहा है, तो एक तो ये विकल्प आता है। दूसरा है कि ये तो बैन ही हो सकती है, अगर 19 तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला तो फिर ये बैन हो जाएगी। लेकिन एक तीसरी भी आर्गुमेंट आ रही है कि प्रॉब्लम आ रही है डेटा से। तो अगर वो डेटा लोकलाइजेशन हो जाए, यानी कि ये जो डेटा जनरेट कर रहे हैं यूएस यूज़र्स वो अमेरिका के अंदर ही रहे और चाइना ना जाए, तब एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन उसकी काउंटर आर्गुमेंट ये आ रही है कि बहुत मुश्किल होगा इस तरह से डेटा को कंट्रोल करना, उसके आउटफ्लो को। तो यही कुछ है। लेकिन इसमें एक चौथी बात जो चंद्रशेखर जी दिलचस्प है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। अब इतनी पॉपुलर साइट है जिसके अंदर जो जिसका फ़ायदा जो है पॉलिटिशियंस बिल्कुल उसको उठा सकते हैं,
तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप इमीडिएटली, ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से कहा गया है कि आप इमीडिएटली इसको बंद मत करें 19 तारीख को, और हमें टाइम दें, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दे कि वो नए सिरे से इसको देख के कोई समाधान निकाल सके। तो अभी डिबेट जारी है, लेकिन ये इट इज़ कमिंग टू हेड, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 19 तारीख तक इधर या उधर आरिया पार हो जाएगी ये स्थिति। ठीक है अतुल जी, अब देखना होगा कि क्या कुछ टिकटॉक का भविष्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन दोनों विषयों पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर हुए समारोह में पीएम ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का जलावतरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर बड़े हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों में ऊर्जा उत्पादन को निशाना बनाया गया, जिसके कारण यूक्रेन में कई जगहों पर बिजली ग्रिड को बंद कर दिया गया। इस बीच अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों ने संकेत दिए हैं कि यूक्रेन युद्ध को हल करने में कई महीने या उससे भी अधिक समय लगेगा, जो ट्रंप द्वारा तुरंत युद्ध को बंद कराने की बात के उलट है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद रूस और यूक्रेन ने 25 युद्ध बंदियों की अदला बदली की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी युद्ध बंदी आगे की देखभाल के लिए रूस वापस भेजे जाने से पहले वर्तमान में बेलारूस में चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग की एक खदान में कम से कम 78 अवैध खनिकों को मृत अवस्था में निकाला गया है। अदालत के आदेश पर शुरू हुए बचाव अभियान में अब तक कुल 78 शव, 166 जीवित बचे लोग निकाले गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी सोने की खदान में फंसे हुए हैं। दरअसल पुलिस ने महीनों तक इन अवैध खनिकों की भोजन और पानी की आपूर्ति रोक दी थी, जिसकी काफी निंदा हो रही है। निलंबित दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूंग सुक योल को अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने की जांच के संबंध में बुधवार को अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की गई है। योल ने कहा है कि देश में किसी तरह की हिंसा न हो, इसलिए वो अवैध जांच में सहयोग कर रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम के लिए अंतिम प्रस्ताव में पहुंचने के लिए कतर में वार्ताकारों ने बुधवार को बातचीत फिर से शुरू कर दी है। इस सब के बीच इजरायल के दूर दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन-गुविर ने धमकी दी है कि अगर इजरायल समझौते पर सहमत होता है तो वह त्यागपत्र दे देंगे। बेन-गुविर ने वित्त मंत्री स्मोट्रिच से भी उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया है। मोजाम्बिक में लंबे समय से सत्तारूढ़ फ्रीलिमो पार्टी के डैनियल चैपो ने अपनी विवादित चुनावी जीत के खिलाफ महीनों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को एक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मोजाम्बिक में 9 अक्टूबर के मतदान के बाद से सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। विपक्ष और पश्चिमी प्रेक्षकों का कहना है कि फ्रीलिमो ने धांधली से जीत हासिल की थी।